तो हेलो एवरीवन, अ गर्ल लाइक मी के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 6 की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाके कमेंट सेक्शन को एक बार चेक कर लेना। तो पार्ट 6 की शुरुआत कर देते हैं फटाफट से। तो पार्ट 6 की शुरुआत में बानहुआ पहुंच जाती है फिक्शन को पकड़ने के लिए, जहाँ पे फिक्शन मौजूद नहीं होती है और प्राइम मिनिस्टर चिल्ला रही होता है कि हम तुम्हें फिक्शन को ले जाने नहीं देंगे। कि तभी वहाँ पे फिक्शन आ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब इस केस की सुनवाई होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे फिक्शन से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा मोती मौजूद नहीं है, इसका मतलब तुमने बानहुआ के फादर को मारने की कोशिश की। जिसमें फिक्शन कहती है कि मुझे पता है मेरे पास मेरा मोती मौजूद नहीं है, लेकिन कल रात को जो है मैं किसी से मिलने गई थी, जिस वजह से मेरा मोती वहीं पे गुम हो गया। जिसमें बानहुआ कहती है कि तुम किससे मिलने गई थी। जिसमें फिक्शन जो है थोड़ा रोंगशे की तरफ देख के मुस्कुराती है और कहती है कि मैं रोंगशे से मिलने गई थी क्योंकि कल सुबह जो है मेरे को रोंगशे का लेटर मिला था, जिसमें रोंगशा ने ये लिखा था कि मुझसे आज रात को मिलने आना, लेकिन रोंगशा तो वहाँ पे आया नहीं, जिस वजह से मैं खाली हाथ वहीं से चली गई। ये बात सुन के बानहुआ थोड़ी हैरान हो जाती है और थोड़ा उदास भी हो जाती है क्योंकि उसे ये पता चला है कि रोंगशा ने फिक्शन को लेटर लिखा है। जिसके बाद जो है जज उस लेटर को देखता है और वो ये देखता है कि सच में वो रोंगशा की ही राइटिंग होती है और फिक्शन तो हमेशा से ही रोंगशा को लाइक करती है, तो वो इजीली तो रोंगशा की राइटिंग पहचान ही लेगी। जिसके बाद अब जज कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता है और ये कहता है कि जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है तब तक रोंगशा और फिक्शन जो है दोनों के दोनों ही जेल में बंद रहेंगे, क्योंकि अब फिक्शन की वजह से रोंगशा भी सस्पेक्ट में आ चुका है इस केस के। पर यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि बानहुआ के फादर के ऊपर हमला जो है जियांग लुओ और चोंगजिन ने करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे जियांग लुओ थोड़ा चोंगजिन से गुस्सा आ जाता है क्योंकि चोंगजिन की वजह से फिक्शन खतरे में आ गई है और उसे जेल में बंद कर रखा है। बानहुआ बाद में रोंगशा से जेल में मिलने जाती है और माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, मैंने उस टाइम पे तुम पे शक करा क्योंकि मैंने ये बात अचानक से सुनी तो मुझे तुम पे शक होने लगा, लेकिन बाद में जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे ये तो यकीन हो गया कि तुमने ये सब कुछ नहीं करा होगा और मुझे लगता है कि इन सब चीज के पीछे किसी इंसान का हाथ है। वहीं पे दूसरी तरफ बांग गैंग से मिलने के लिए वांग्यू आती है ये कहने के लिए तुम अपनी बहन से ये कह दो कि फिक्शन को वो जेल से आजाद कर दे, फिक्शन ये सब काम नहीं कर सकती है। लेकिन बांग गैंग इस बार वांग्यू की बात नहीं मानता है और कहता है कि मेरी बहन जो कर रही सही कर रही है क्योंकि मेरे फादर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं पे जियांग लुओ जो है क्राउन प्रिंस के पास जाके यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम जाके जज को ये कह दो कि प्लीज वो फिक्शन को आजाद कर दे, वैसे भी फिक्शन ने कुछ नहीं किया है। जिसपे क्राउन प्रिंस जो है बहुत ही ज्यादा भोला होता है और कहता है कि भाई तुम ही देख लो, अब मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब कुछ काम। अगर जज कुछ केस को हैंडल कर रहा है तो मेरे को उस चीज के बीच में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। क्राउन प्रिंसेस भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही होती है फिक्शन को बाहर निकालने के लिए। क्राउन प्रिंसेस जो है खुद ही जाके बानहुआ के घर में माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मेरी बहन को बाहर निकाल दो, उसने ये सब कुछ काम नहीं करा होगा। फिक्शन को अगर तुम बाहर निकाल दोगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दूंगी, लेकिन वो तो बानहुआ है, वो तो मानने वालों में से थोड़ना है। इसलिए बानहुआ साफ साफ कह देती है क्राउन प्रिंसेस को भी कि मैं फिक्शन को इतनी इजीली आजाद नहीं करूंगी। बानहुआ के इस तरह से मना कर देने की वजह से क्राउन प्रिंसेस काफी गुस्सा हो जाती है और वो घर जाके क्राउन प्रिंस को कहने लग जाती है कि प्लीज तुम बानहुआ से बात करो, वो मेरी बहन को बाहर निकाल दे। जिसपे क्राउन प्रिंसेस कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्राउन प्रिंसेस तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा भोला होता है। यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस ये तक कह देती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम जो है कभी भी राजा नहीं बन पाओगे और जो तुम्हारे फादर है वो भी अच्छे से चला नहीं पाएंगे इस सरकार को। अब ये बात जो है क्राउन प्रिंसेस की एक दासी सुन लेती है और वो ये बात सीधा जाके राजा को बता देती है और जब राजा को ये बात पता चलती है कि क्राउन प्रिंसेस ये सोचती है कि उसके फादर की वजह से ही ये जगह चल रही है, तो क्राउन प्रिंस की वजह से राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो तुरंत ही क्राउन प्रिंस को अपने पास बुलाते हैं और कह देते हैं कि अगर तुम्हें राजा नहीं बनना है, तुम अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पा रहे हो, तो तुम इस सरकार को कैसे संभालोगे, इस राज्य को कैसे संभालोगे। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हें क्राउन प्रिंस की गद्दी से हटा देता हूँ। ये बात सुनते ही क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने फादर से माफी मांगने लग जाता है अपनी पत्नी की भूल की वजह से, लेकिन राजा नहीं सुनता और वहां से जाने लगते हैं कि तभी अचानक से राजा जो है चक्कर खा के गिर जाते हैं। राजा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर रानी को और क्राउन प्रिंस को ये बताते हैं कि उन्होंने ज्यादा ही टेंशन ले लिया था, जिस वजह से उनको अभी अभी हार्ट अटैक आया। ये बात सुनते ही क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि मेरी वजह से मेरे फादर ने ज्यादा ही टेंशन ले ली थी। वहीं पे दूसरी तरफ दुजिया के हाथों रोंगशा को पता लग चुका होता है कि जोंगचिंग और जियांग लुओ का ही प्लान था बानहुआ के फादर पे हमला करवाना और साथ ही साथ अपने आप को बेकसूर साबित करके फिक्शन को फंसा देना। वहीं पे दूसरी तरफ सीजिन जो है उस कातिल से पता लगाने की कोशिश
कोशिश कर रहा होता है कि उस कातिल के पीछे किसी और का हाथ है। उसे भी पता चल चुका होता है, शीजिन को भी, कि मेरी बहन ये सब कुछ तो कर ही नहीं सकती है। कि तभी वहाँ पे बाहर से एक आदमी आ जाता है और उस कातिल को भी मार देता है, जिस वजह से जो सबूत मिल पाता शीजिन को वो भी हाथों से उनके चले जाता है। पर बानुआ ये सब कुछ समझ चुकी होती है और बानुआ रोंगशे से कहती है कि मेरे पास प्लान है एक, जिस वजह से हम चोंगजिन और जियांग लो को सबक सिखा सकते हैं। बानुआ अपने प्लान में लग जाती है और बांगेंग जो है वांग्यू को जाके ये कहता है कि अगर तुम फिक्शन को बचाना चाहती हो तो तुम जो है चोंगजिन से ये कबूल करवाओ कि उसी ने ये सब कुछ करा है। जिसपे वांग्यू थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ बानुआ भी जो है फिक्शन के पास चली जाती है और बता देती है कि रोंगशे ने तुम्हें वो लेटर नहीं भेजा था और रोंगशे तुम्हें कभी भेज भी नहीं सकता है, क्योंकि रोंगशे सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइक करता है। बानुआ यहाँ पे फिक्शन को बता देती है कि तुम्हें ये सब कुछ बता देना है कि चोंगजिन और जियांग लो का ही ये सारा प्लान है। बानुआ के हाथों में खास करके एक सबूत लग चुका होता है और बानुआ वो सबूत जो है शीजिन को जाके दे देती है। शीजिन ये बात अपने फादर को भी बता देता है और कहता है कि फिक्शन बहुत ही जल्द आजाद हो जाएगी। ये बात सुनते ही शीजिन के फादर यानी कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं शीजिन से कि तुम वो सबूत मेरे हाथों दे दो ताकि मैं वो राजा को जाके दे दूं और राजा जो है जल्द से जल्द अपने बेटे को सजा दिला सके। पर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर राजा के पास जाने के बजाय फिक्शन के पास जाता है और कहते हैं कि तुम खबरदार चोंगजिन को और जियांग लो को कुछ भी सबक सिखाने की कोशिश करोगी, क्योंकि अगर तुमने इन दोनों को सबक सिखाने की कोशिश की तो क्राउन प्रिंस जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो शायद से तुम्हारी बहन को भी वहाँ से बाहर निकाल दे। अगर तुम्हारी बहन यहाँ से निकल जाएगी तो शी फैमिली का भी नामो निशान हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बहन जो है वो क्राउन प्रिंसेस है। इसी वजह से राजा जो है शी फैमिली को थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं। अपने ग्रैंडफादर को ऐसी बात कहते हुए फिक्शन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि फिक्शन जो है हमेशा लॉयल रहा करती थी और हर किसी के लिए अच्छा करा करती थी। लेकिन फिक्शन इस बार जो है अगले दिन कोर्ट में जाके सब कुछ ये कह देती है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। बानुआ वहाँ पे पहुंच भी जाती है और फिक्शन को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन शीजिन जो है अपना सारा सबूत अपने ग्रैंडफादर को दे चुका था, जिस वजह से उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं बचता। बानुआ अपने आप में ही काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो असली गुनहगारों को तो सबक नहीं सिखा पाई। राजा जब ये बात सुनते हैं तो राजा जो है फिक्शन को इस जगह से बाहर निकाल देने का आदेश देते हैं और साथ ही साथ फिक्शन ने सब कुछ सच सच कहा, इसी वजह से वो शीजिन की पोस्ट जो है ऊपर बढ़ा देते हैं। लेकिन शीजिन तो बेचारा अपनी बहन के लिए था और वो अपने ग्रैंडफादर को भी ऐसा काम करते हुए बहुत ही ज्यादा देख नहीं पाता है और काफी अपने ग्रैंडफादर से ही गुस्सा हो जाता है। लास्ट टाइम पे फिक्शन से मिलने वांग्यू भी आती है, लेकिन यहाँ पे फिक्शन वांग्यू से गुस्सा होती है, क्योंकि अगर वांग्यू चाहती तो वो अपने भाई को मना के फिक्शन को बचा भी सकती थी। फिक्शन के बाहर जाने से पहले रोंगशे और बानुआ लास्ट टाइम फिक्शन से मिलने आते हैं और ये सब कुछ देख के फिक्शन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं हमेशा तुमसे जलती रहती थी, लेकिन तुम ही काफी अच्छी निकली मेरे लिए। वांग्यू अपने भाई से मिलने जाती है और कहती है कि प्लीज फिक्शन को बचा लो, जिसपे चोंगजिन कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, अगर फिक्शन यहाँ से चली जाएगी तो तुम्हारे बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा और जिसके बाद जियांग लो जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अच्छा मानेगा। रात को चोंगजिन जो है जियांग लो से मिलने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही रोंगशे वहाँ पे पहुंच जाता है और उसको बेहोश कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग लो से बानुआ मिलने जाती है और कहती है कि अगर तुम फिक्शन को बचाना चाहते हो, क्योंकि फिक्शन को मारने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा सैनिक बेचे गए हैं, अगर तुम फिक्शन को बचाना चाहते हो तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दो, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जियांग लो बहुत ज्यादा गंदा इंसान है, ऐसा है वैसा है ये सब कुछ। जिसे सुन के जो है जियांग लो एक बात तो कह रहा होता है, एक बार कहने लग जाता है कि मैं इस पेपर में साइन नहीं करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ उसको याद आता है कि फिक्शन की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से जियांग लो उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। जब चोंगजिन को होश आता है तो उसके सामने रोंगशे खड़ा हुआ होता है और यहाँ पे रोंगशे भी समझ चुका होता है कि चोंगजिन जियांग लो की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर जियांग लो राजा बन गया तो जिसके बाद चोंगजिन आसानी से जियांग लो जैसे बुद्धू इंसान को इस जगह से बाहर निकाल सकता है, और अगर वो जियांग लो को एक बार बाहर निकाल देगा जिसके बाद चोंगजिन इस जगह का राजा बनेगा। जब फिक्शन को जगह से बाहर निकाला जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे बानुआ के भी आदमी यानी कि बानुआ ने जो है AQ को बोल रखा था कि तुम फिक्शन को बचाओ, जिस वजह से AQ भी वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन फिक्शन के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं जो कि फिक्शन के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। ये सब कुछ फिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि एक तो फिक्शन बेकसूर थी, फिर भी उसको मुजरिम ठहराया गया और साथ ही साथ अब उसकी ऐसे हरकतें करी जा रही है उसके साथ, जिस वजह से फिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो सीधा पानी में कूद जाती है ऊपर से।
वहीं पे दूसरी तरफ जियांग लुओ को राजा एक लेटर पकड़ाता है जिसमें जियांग लुओ ने साइन कर रखा होता है और ये लिख रखा होता है कि मैंने ही बानुआ के फादर पे हमला करने की कोशिश की थी, जबकि जियांग लुओ ने तो उस कागज में साइन ही नहीं किया था। इस बात को सोचते हुए जियांग लुओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे राजा काफी ज्यादा जियांग लुओ से गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिक्शन जो है सही सलामत बच चुकी होती है। AQ फिक्शन को बचा लेता है, लेकिन फिक्शन के उठने से पहले ही AQ वहाँ से चले जाता है। बानुआ के फादर पे हमला करने की वजह से राजा जो है पूरी बान फैमिली को इनवाइट करते हैं नाश्ते के लिए, और वहाँ पे जियांग लुओ काफी अच्छे से पेश आ रहा होता है उन सभी के सामने, क्योंकि अगर बाई चांस बानुआ के फादर ने कुछ कहा कि मेरे को तुम्हारे बेटे ने मारने की कोशिश की, उसे सजा मिलनी चाहिए, तो राजा भी काफी ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा। बानुआ जियांग लुओ को गुलामी कराते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये सारी बात रोंगशे को जाके बता देती है। वहीं पे जियांग लुओ जो है दूसरी तरफ चोंगजिन के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने जो है फिक्शन पे हमला करवाने की कोशिश की, अगर फिक्शन सही सलामत मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्द से जल्द फिक्शन को मेरे लिए ढूंढ के लाओ। बानुआ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गेम खेल रही होती है कि तभी बानुआ के पास रोंगशे का लेटर आता है जिसमें तो ऑब्वियसली एक पोएम लिखी होती है रोंगशे के अकॉर्डिंग, जो कि बानुआ समझ नहीं पा रही होती है। कि तभी बानुआ की मदद वो छोटा बच्चा करता है और बताता है कि रोंगशे ने जो है इस लेटर में आपकी तारीफ करने की कोशिश की है और साथ ही साथ आपको मिलने के लिए बुला रखा है। इसके बाद बानुआ और वो बच्चा जो है रोंगशे से मिलने जाते हैं और यहाँ पे रोंगशे उस बच्चे को एक पतंग देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस पतंग में अपनी फैमिली के लिए कुछ कहना चाहते हो लिख दोगे तो वो ये सारी बात सुन लेंगे। इसके बाद वो बच्चा अपनी फैमिली के लिए कुछ लिख देता है पतंग के ऊपर और उस पतंग को उड़ाने लग जाता है। प्राइम मिनिस्टर ये प्लान बना रहा होता है कि उस बच्चे को जान से मार दिया जाए और वहीं पे दूसरी तरफ चोंगजिन भी यही प्लान बना रहा होता है कि चोंगजिन उस बच्चे को मार देगा, जिसके बाद जो है रोंगशे सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर को ही गिरफ्तार करवाएगा और प्राइम मिनिस्टर अगर गिरफ्तार हो गया तो फिक्शन की भी फैमिली खतरे में आ जाएगी और चोंगजिन यही तो चाहता था। अगले दिन जब वो बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है छत में बैठ के, तो जानबूझ के उसकी पतंग काट दी जाती है और जब वो बच्चा बाहर लेने के लिए जाता है अपनी पतंग, तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके उस बच्चे को मार देता है और जब तक बानुआ वहाँ पे पहुँचती है तब तक वो बच्चा अच्छी हालत में नहीं होता है, जिस वजह से बानुआ काफी ज्यादा दुखी हो जाती है कि मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाई और खास करके ये डिसीजन लेती है कि वो इसके कातिल को जरूर से जरूर पकड़ के रहेगी। अगले दिन इस केस के बारे में राजा के सामने पेश की होती है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ज्यादा भोला बनने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर तो राजा प्राइम मिनिस्टर की बातों में हाँ भर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद राजा गुस्से में कहता है कि मैंने सोचा तुम शायद से सच बोल दोगे, लेकिन तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि राजा के पास ऑलरेडी खून से लिखा हुआ कागज मिल चुका होता है, जिस वजह से वो ऐलान करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से निकाल दिया जाए, यानी कि उनकी पोजीशन उनसे छीन ली जाए। यहाँ पे शीजिन ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा अपने ग्रैंडफादर पे दुख हो रहा होता है, ये सोच के कि शुरुआत में ग्रैंडफादर ने अपने आप को बचाने के लिए फिक्शन को यहाँ से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ अब दोबारा से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक छोटे से बच्चे की जान भी ले ली। शीजिन को यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि उसके ग्रैंडफादर ने जो अनाथ आश्रम खुलवा रखा होता है वो इसलिए नहीं खुलवा रखा होता है कि वो छोटे बच्चों की मदद करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने इसलिए अनाथ आश्रम खुलवा रखा होता है ताकि वो इसकी अनाथ आश्रम की मदद से उस छोटे बच्चे को यहाँ पे लेके आ सके और उसको जान से मार दे। दूसरी तरफ जियांग लुओ चोंगजिन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें फिक्शन मिली, जिसपे चोंगजिन कहता है कि मुझे अभी नहीं मिली है, बल्कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि चोंगजिन को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि फिक्शन अभी भी जिंदा है और वो अभी भी बची हुई है। शीजिन उस बच्चे की डेड बॉडी के पास जाता है और वहाँ पे जाके माफी मांगने लग जाता है कि तभी वहाँ पे बानुआ आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से ये छोटा बच्चा मारा गया और अब तुम माफी मांग के क्या पालोगे, और तुम्हारी माफी मांगने से ये बच्चा वापस भी तो नहीं आएगा ना। जिसके बाद शीजिन वहाँ से चले जाता है और बानुआ दुखी हो जाती है कि वो इतने छोटे से बच्चे को नहीं बचा पाई, जिसपे रोंगशे कहता है कि तुम घबराओ मत, आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ फिक्शन को होश आ जाता है और जब उसे होश आता है तो बूढ़ी औरत को तो AQ का नाम पता नहीं होता है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत ये कह देती है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता था, जिसपे जो है हमारी फिक्शन अब दोबारा से रोंगशे के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है कि पक्का रोंगशे ने ही मुझे बचाया होगा, वो अभी भी मुझे लाइक करता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर यानी कि शीजिन के ग्रैंडफादर के पास रोंगशे जाता है, वो भी वाइन का ग्लास लेके, जिसे देख के शीजिन के ग्रैंडफादर कहने लग जाते हैं इसका मतलब तुम मुझे मारना चाहते हो, जिसपे रोंगशे कहता है कि मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे फादर को क्यों मारा, आपने मेरी फैमिली को मारने की कोशिश क्यों की।
जिस पे ग्रैंडफादर यानी कि प्राइम मिनिस्टर ये कहने लग जाते हैं कि अब वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं सब कुछ बता के यहाँ से चले ही जाऊँ। प्राइम मिनिस्टर बताना शुरू करते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी भी मारने की कोशिश नहीं की, वो तो मिस्टर यान था जो कि तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता था। उसी ने ही सबसे पहले राजा को भी भड़काया टाइगर टेली के लिए, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने और जनरल बान ने मना कर दिया था कि तुम्हारे पास टाइगर टेली नहीं है। जिसके बाद जो है मिस्टर यान ने प्लान बनाया कि वो तुम दोनों को जो है यानी कि तुम्हारे फादर को और मिस्टर बान को जो है जहर पिला के मार देंगे, और उन्होंने जो है मुझे ही वाइन दे के तुम्हारी फैमिली के पास भेजा था। लेकिन जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो मिस्टर यान पे काफी ज्यादा भड़कते हैं, लेकिन वो एक तरफ से मिस्टर यान को माफ भी कर देते हैं। जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है कि मिस्टर यान ने जानबूझ के मेरे हाथों वाइन भेजा था, वो भी जहर वाला, तो मैंने ये बात तुरंत ही तुम्हारी ग्रैंड मदर को बता दिया था, यानी कि बानुआ की ग्रैंड मदर को बता दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी मेरे से। लेकिन तभी अचानक से एक दास आता है और बताता है कि तुम्हारी फैमिली पूरी खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ तुम बचे हो। जिसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हें राजा के पास लेके गया, और राजा को भी ज्यादा कुछ अफसोस ना हो, इसी वजह से वो तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पालते रहे। सारी बातें ग्रैंडफादर जैसी बता देते हैं रोंगशा को, और लास्ट में कहते हैं कि अब मेरा हेवन में जाने का समय आ गया है, मैं हेवन में जाके तुम्हारी फैमिली वालों से और जनरल बांग से माफी मांग लूंगा। जिसके बाद ग्रैंडफादर ड्रिंक को पी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। रोंगशा वहाँ से तुरंत ही चले जाता है, और दूजा जाने से पहले ये कहता है कि रोंगशा कभी भी ऐसे वाइन में जहर मिला के कभी भी आपको पिलाना नहीं चाहते थे, यानी कि जो है रोंगशा का ये सारा ट्रैप था असलियत को जानने का। रोंगशा घर जाके काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और घर जाके काफी ज्यादा वाइन भी पीने लग जाता है, ये सोचते हुए कि मैंने राजा को हमेशा इतना अच्छा माना, मैंने सोचा था वो मुझे हमेशा से ही प्यार करते हैं, लेकिन असलियत में तो वो मुझे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि उन्हें अफसोस था मेरी फैमिली मेंबर्स को मारने का। रोंगशा काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो बानुआ के घर में पहुंच जाता है रोते हुए, और बानुआ को गले लगाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे कहीं छोड़ के मत जाना, क्योंकि मेरी फैमिली में अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारे अलावा। जिसे देखते हुए बानुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि रोंगशा ने आज इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। जिसके बाद वो अपने घर में रोंगशा को लिटा देती है, और रोंगशा उस टाइम पे भी यही कह रहा होता है कि प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। रोंगशा को जब अगले दिन सुबह होश आती है तो उसके बगल में बांग हेंग बैठा हुआ होता है, और रोंगशा को बस इसी बात का अफसोस हो रहा होता है कि कहीं ड्रिंक की हालत में उसने बानुआ को कुछ कह या कुछ कर नहीं दिया हो। वहीं पे दूसरी तरफ बानुआ भी यही सोच रही होती है कि रोंगशा क्यों इतना ज्यादा दुखी था, मुझे इन सब चीजों का पता लगा के रहना है कि कौन सी बात रोंगशा को इतनी ज्यादा परेशान कर रही है। दूसरी तरफ फिक्शन घर में बैठ के काम कर रही होती है, लेकिन जिस औरत के पास AQ फिक्शन को छोड़ के गया हुआ होता है, उस औरत का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गंदा होता है और वो फिक्शन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जिस टाइम पे फिक्शन जो है अपनी हेयर पिन निकाल के उस आदमी को थोड़ा सा घायल कर देती है, कि तभी वहाँ पे वो औरत भी आ जाती है और उल्टा फिक्शन को ही कहने लग जाती है कि तुम ही बहुत ज्यादा बुरी हो, तुमने ही मेरे पति को भड़काया हुआ होगा। फिक्शन ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो पूरे घर में आग लगा देती है। तो यहाँ पे शुरुआत में तो ऐसा लग रहा होता है कि फिक्शन ने अपने आप को आग लगा दिया, लेकिन नहीं, फिक्शन जो है उस घर से भाग चुकी होती है, यानी कि उसने असलियत में तो उन दोनों आदमी औरत को मार दिया होता है। थोड़ी देर में वहाँ पे जियांग लो भी पहुंच जाता है और घर में आग लगा हुआ देख के उसे ऐसा लगने लग जाता है कि शायद से फिक्शन भी वहाँ पे मारी गई। दूसरी तरफ बानुआ को दूजिया के हाथों सब कुछ पता चल चुका होता है कि रोंगशा पिछली रात को इतना ज्यादा दुखी क्यों था। जिसके बाद बानुआ रोंगशा के पास चली जाती है और कहने लग जाती है कि राजा ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारी फैमिली को कभी भी मारना नहीं चाहते थे। जिस पे रोंगशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बानुआ से कहने लग जाता है यानी कि तुम राजा का सपोर्ट करना चाहती हो। जिसपे बानुआ कहती है कि तुम्हें ये सब चीज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, अभी तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें किसी और दिन मिलने आऊंगी। फिक्शन अब सीधे यहाँ पे पहुंच चुकी होती है अपने घर के पास, लेकिन वो घर में जाके ये देखती है कि उसके घर को सील कर दिया गया हुआ होता है। वहीं पे बानुआ भी अब प्लान बनाती है रोंगशा के मूड को ठीक करने के लिए कि बानुआ जो है अब कुकिंग सीखेगी और रोंगशा के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाएगी। जियांग लो भी काफी ज्यादा चोंगजिन से गुस्सा होता है, क्योंकि जियांग लो ने को तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद से फिक्शन मारी जा चुकी है। जिसपे चोंगजिन कहता है कि अब तुम्हें फिक्शन की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फिक्शन मर चुकी होगी तो अब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अब सब कुछ ये फोकस करना चाहिए कि तुम किस तरह से राजा बनोगे। बानुआ अपने हाथों से सूप बना के रोंगशा को पिलाने के लिए लेके जाती है, जिसे सुन के रोंगशा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ भाई बानुआ ने मेरे लिए सूप बनाया है। लेकिन जैसे ही रोंगशा उस सूप को पीता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन फिर भी क्या करे, रोंगशा इतना प्यार जो करता था बानुआ को, इस वजह से रोंगशा कुछ भी नहीं बता पाता बानुआ को और यही कहने लग जाता है कि तुम्हारा सूप बहुत ही ज्यादा टेस्टी है।
बानवा जब अपने फैमिली मेंबर्स को वो सूप पिलाती है तो उसके फैमिली मेंबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता वो सूप और कहने लग जाते हैं वो कि पक्का रॉन्गशा ने ये सब कुछ तुम्हारे सामने इसलिए कहा होगा क्योंकि वो तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ फिक्शन जो है कहीं पे छुप के बैठी हुई होती है और जैसे ही जियांग लो की कैरेज उसके सामने आ ही रही होती है तो जानबूझ के फिक्शन उसकी कैरेज के सामने आ जाती है और जियांग लो से ऐसा कहने लग जाती है कि मेरे पास कुछ घर नहीं था और मैं यहीं पे ऐसे भाग रही थी और गलती से तुम्हारी कैरेज के सामने आ गई। जब जियांग लो ये बात सुनता है तो पहले तो वो फिक्शन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। उस कैरेज में चोंगचिन भी मौजूद होता है और फिक्शन को सही सलामत देके अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, तो पर्सनल सिचुएशंस भी होती है ना, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द से जल्द डालने की। थैंक यू।